मेरा नाम अजय है। मेरा मुंबई में एक छोटा सा होटल था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं यहाँ मुंबई में नौकरी करने के लिए आया था। फिर भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी पलट दी कि मैंने यहीं पर अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया था। मेरी जिंदगी यहाँ पर अच्छी चल रही थी। मेरे माता पिता तो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो मुंबई में ही रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोटी मोटी नौकरी करने लगा था। फिर मेरी खूब तरक्की हुई और मैंने अपना एक होटल खोल लिया, जो सिर्फ मेरा ही था और जिसका मालिक भी मैं ही था। जिंदगी अच्छी और सुकून से गुजर रही थी क्योंकि कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम करते थे। वे सब खाना बनाते थे और मैं उन पर नज़र रखता था। मेरा होटल छोटा जरूर था, पर यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए मेरे होटल में आते थे। मुझे अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल की हो गई थी। मैं अपनी शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था और ना ही मेरा कहीं रिश्ता लगा था। फिर एक दिन मैं अपने होटल के ऑफिस में बैठा हुआ था, जब मैंने एक लड़की को देखा। वह मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। मैं सोच रहा था कि यह क्यों परेशान है और इसे क्या प्रॉब्लम है। अजीब सी बात है, ना कि मेरा उससे कोई डिस्टर्ब था और ना ही कोई संबंध, लेकिन मैंने उसकी परेशानी को महसूस कर लिया था। फिर वह बेचैन होकर और रिक्वेस्ट भरे अंदाज में मुझसे कहने लगी, सर, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे आपके होटल के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गई। क्या आप मुझे नौकरी पर रख सकते हैं? प्लीज, इनकार मत करना और मुझे नौकरी दे देना। मैं बहुत दूर से यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने के लिए आते थे। और तो और, मेरा पूरा स्टाफ मेल था। उसमें कोई भी फीमेल नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने उसे नौकरी दे दी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यह मेरे होटल के रूल्स के खिलाफ था। मैं यहाँ पर किसी लड़की को नौकरी नहीं देना चाहता था। इतने सारे लड़कों में एक अकेली लड़की कहीं मेरे होटल का नाम बदनाम ना कर दे। बस इसी वजह से मैंने उसे नौकरी देने से साफ मना कर दिया। मुझे उसे काम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने अपने होटल के रूल्स खुद ही बनाए थे। मैं यहाँ का मालिक था, इसलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलती थी। फिर इस लड़की को यहाँ रखने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने फिर से कहा, सर प्लीज, देख लीजिए। अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो। मैं बहुत मजबूर हूँ और बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पर आई हूँ। उसका मासूम चेहरा और उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था क्योंकि हर मर्द बुरा नहीं होता। मैंने सोच लिया कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मैंने कहा, ठीक है, और उसे अपने होटल के सारे काम समझा दिए और बताया कि तुम कहाँ पर काम करोगी। उसे सब्जी वगैरह काटने, चीज़ों को फ्राई करने और मसाले पीसने का काम बताया। वह बहुत खुश हो गई और कहा, आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मजबूर हूँ। आपने मेरी मजबूरी को समझा। मैंने कहा, बार बार अपनी मजबूरी के बारे में मत कहो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। मेरे यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने मुझसे कहा, सर, आपने इस लड़की को यहाँ नौकरी देकर अच्छा नहीं किया, और फिर आपने उसे पहले ही दिन 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दे दी। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। देखना, ऐसा ना हो कि वह कल काम पर ही ना आए और आपके पैसे लेकर फरार हो जाए। लेकिन वह अगले दिन काम पर आ गई और उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं की। वह लगातार काम कर रही थी। टाइम से आती थी और टाइम से ही अपने घर चली जाती थी। अब उसे मेरे होटल में काम करते हुए 1 महीना हो गया था। 1 महीने पूरा होते ही उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश की। उसने कहा, सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने उसके कहने पर उसे कुछ पैसे दे दिए। उसने कहा, नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रात गुजार सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और ऑफिस के अंदर ले गया। फिर मैंने उसे डांटा, यह तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती?
पैसों के लिए तुम इतनी गिर गई हो कि साफ साफ शब्दों में मुझसे यह बात कह रही हो। उसने मुझे अपना नाम अभी बताया था। उसने ढीले कपड़े पहने हुए थे और सलवार कमीज पहनी हुई थी। उसके सिर पर दुपट्टा भी रखा हुआ था। वह जवान और बेहद खूबसूरत थी। मेरी डांट पर वह बहुत शर्मिंदा हुई और उसके बाद उसने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन एक दिन वह अचानक किचन से भागती हुई निकली। मैं हैरान हो गया कि आखिर क्या हुआ। मैं किचन में गया तो स्टाफ के सारे लड़के अपने अपने काम में बिजी थे। मैंने उनसे पूछा, अभी कहाँ है और इस तरह से भागती हुई क्यों निकली? उन्होंने कहा, नहीं सर, हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे शक था कि जरूर कुछ न कुछ हुआ था। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा, कल तुम्हें क्या हो गया था? तुम इस तरह से क्यों भाग गई थी? उसने कहा, आपके होटल में काम करने वाला वह सांवले रंग का नौकर, मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि वह सोहन की बात कर रही है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा, हाँ, मैं एक साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वह बार बार कोई चीज उठाने के बहाने आता और मेरे शरीर से टकरा जाता और कहता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर में डाल लिया। मैंने कहा, तुम्हें उस समय मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें इस तरह से भागने की जरूरत नहीं थी। मैंने सोहन को बुलाया और पूछा, क्या तुमने यह हरकत की है? सोहन ने कहा, सर, यह खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपके साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। इस लड़की को आए हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए। आपने उसकी बात मान ली और मेरी बात नहीं मान रहे हो। बात तो सोहन की भी ठीक थी, लेकिन फिर मुझे एक और लड़के ने इशारा किया कि सोहन ही गलत है। किसी ने लड़की को छेड़ा है। बस फिर मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि सोहन को नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने सोहन से कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब फाइनल कर देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। सोहन गुस्से में मेरे होटल से चला गया। जाते जाते कह गया कि सर, इस लड़की की वजह से आपने मुझे काम से निकाल दिया। यह लड़की आपको एक दिन अपना असली रूप जरूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था और यह गलत है। जाहिर सी बात है, मैंने उसे काम से निकाल दिया था, तो वह मेरी तारीफ तो नहीं कर सकता था। इसलिए वह जाते जाते इस लड़की का नाम बदनाम करता चला गया। शाम को मेरे एक कर्मचारी ने मुझसे कहा कि सर, आपने इस लड़की को यहाँ पर रख कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह की परेशानियां तो होती रहेंगी। एक जवान और खूबसूरत लड़की का इतने सारे लड़कों में काम करना कोई आसान बात नहीं है। और आप यह भी जानते हैं कि यहाँ काम करने वाले सारे ही लोग परदेसी हैं और अपनी अपनी पत्नियों से दूर है। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया तो कोई 6 साल से। ऐसे में खूबसूरत लड़की उनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या किसी मर्द से इतना भी कंट्रोल नहीं होता कि वह अपनी पत्नी से नहीं मिला तो वह किसी भी औरत पर हाथ डाल देगा? वह आदमी मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था। उसने कहा, आपको मर्दों के बारे में अभी पता ही कहा है? सर, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिनका सिर्फ अपनी पत्नियों से ही दिल नहीं भरता बल्कि दूसरी औरतों पर भी नजर रखते हैं। लोग तो पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उसकी पत्नी को कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने कहा कि मर्दों को शादी करने की परमिशन है, तो वह गलत काम के लिए इसका बहाना ना बनाएं। किसी भी मर्द को अपनी पहली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उसकी दूसरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हो जाती है, तो वह उसे सहारा दे, ना कि उस औरत के साथ कोई गलत काम करें। मैंने उससे कहा कि अगर मैंने अभिका को काम पर रखा है, तो उसकी हिफाजत भी मैं ही कर लूंगा। मेरे दिल में अगर अभिका के लिए मोहब्बत नहीं होती, तो मैं उसे कभी इस नौकरी पर नहीं रखता और ना ही उसके लिए अपने इतने पुराने नौकर को नौकरी से निकाल देता। यह बात तो पक्की थी कि मेरे दिल में वह स्पेशल जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वह शादीशुदा थी, उसके माता पिता थे या उसकी कोई मजबूरी थी। आखिर वह यहाँ पर काम क्यों कर रही थी? मुझे उससे धीरे धीरे यह सब पूछना था, और अगर वह कुंवारी थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। जहाँ तक मेरा अंदाजा था, मुझे नहीं लगता था कि वह शादीशुदा थी, क्योंकि उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। वह कम उम्र की थी, उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। वह तो एक कमसिन सी जवान लड़की थी। होटल में रात को खाना थोड़ा बन जाने पर वह खाना पैक करके अपने साथ ले जाया करती थी।
एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई थी। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसने इस बात का आइडिया लगा लिया था, लेकिन जो भी था उसने ठीक आइडिया लगाया था कि मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है। वह कहने लगी, सर, आपके लिए मैं कुछ बनाकर लाई हूँ। आप मेरी इतनी मदद करते हो, मैं बदले में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा ही बना लेती हूँ। मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। वह मेरे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई थी। मैंने जैसे ही खीर टेस्ट की, मैंने उससे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया। यह बात मुझे पसंद आई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने कहा कि यही चीज़ तो मेरे होटल पर भी बनाया करो, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसको अच्छे पैसों पर रखा हुआ था और अलग से भी उसे पैसे दे दिया करता था। होटल के लोग भी उसे टिप वगैरह दे दिया करते थे और होटल का बचा हुआ खाना भी वह अपने घर ले जाती थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा उदास और परेशान सी रहती थी और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैटर है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा, आप क्या करेंगे मेरी कहानी सुनकर? अब इंसान बार बार तो नहीं पूछ सकता और रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, वरना सामने वाला सोचेगा कि पता नहीं यह क्यों मेरी कहानी के बारे में जानना चाहता है। इसलिए मैंने उसे दोबारा कोई सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था और जगह जगह पानी भर गया था। बस गाड़ी में बैठकर कुछ कस्टमर आए थे, लेकिन फिर भी वे चले गए थे। होटल को बंद होने में 1 घंटे का समय रह गया था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। मैंने कहा, आप सब अपने अपने घरों को चले जाओ। बहुत समय बाद बारिश हुई है, कुछ पता नहीं कि कहीं ज्यादा ना पड़ जाए। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान उठाकर जाने लगे थे। अभी का भी जा रही थी। उसने दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा और मैं खुद होटल में ही बैठ गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह वापस आ गई थी। मुझे लगा कि शायद वह कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन मेरे ऑफिस में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? जबकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी पत्नी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने यह सब बताया? वह कहने लगी कि लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया। अगर आप चाहो तो मैं वह काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी इस बात से नाराज हो जाओगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। इसके बदले में मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरान होकर उसे देखा, क्योंकि इससे पहले जब उसने यही बात कही थी, तो मैंने उसे बहुत डांटा था। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, वह मुझे इस तरह का ऑफर दे रही थी। वह भी रात के समय, जब इस होटल में सिवाय मेरे और उसके कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंद की लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनता है, तो वह क्या सोचता है? जाहिर सी बात है, वह यही सोचेगा कि यह लड़की ठीक नहीं है, लेकिन वह शक्ल से ही बहुत ज्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर उसकी ऐसी भी क्या मजबूरी थी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया था। जब खुद ही फल मेरी गोद में गिरने को तैयार था, तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे होटल के रूम में ले गया। मैंने कहा कि तुम्हें पैसे चाहिए ना? उसने कहा कि हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। मैंने उससे कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक दिन के लिए तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो? अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहूं तो चलेगा, लेकिन तुम्हें पैसे बहुत मिलेंगे। पहले तो उसने हाँ कहा, लेकिन फिर उसने बताया कि उसकी माँ बीमार है। वह बहुत ज्यादा बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ नजर भर के देखने की कोशिश की, वह फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मुझसे माफी मांगने लगी। वह कहने लगी, प्लीज सर, मुझे जाने दो, मैं यह काम नहीं कर सकती। वह एक पल को कमजोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी पीछे हट गया था। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और उसका आत्मविश्वास जाग गया था। मैंने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है
कि तुम यह सब करने को तैयार हो गई हो। भगवान के लिए मुझसे झूठ मत बोलना। उसने कहा, मैं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उसे कहा, ठीक है, चलो। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और वह मुझे रास्ता बता रही थी। हम एक लंबा रास्ता तय कर रहे थे। हम आबादी से बहुत दूर आ गए थे। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं होटल का मालिक हूँ और यह लड़की मेरे पास काम मांगने आई थी। अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश की और अब मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी। कहीं यह सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं कर रही है और मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। यह जहां मुझे ले जा रही थी, वहां वह मुझसे सब कुछ छीन न ले। मेरी गाड़ी, मेरे पैसे और मेरे महंगे मोबाइल। अगर उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया तो क्या होगा? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज तो बारिश का दिन था। इतने दिनों में उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज ही सब कुछ क्यों याद आ रहा था? मेरे दिमाग में हजार तरह की बातें आ रही थीं। अचानक उसने कहा, वह सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दीजिए। यह घर बहुत छोटा सा लग रहा था। दीवारें पक्की थीं, लेकिन छत कच्ची थी। वह गाड़ी से उतर गई और हम घर के अंदर चले गए। घर की हालत देखकर मुझे लगा कि यहाँ पर गरीबी राज करती थी। सामने किसी बच्चे के टूटे-फूटे खिलौने पड़े हुए थे। मैं समझ गया कि यह लड़की शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब वह काम पर आती थी, तो बच्चों को अपने साथ नहीं लाती थी। बच्चे की चीजें पड़ी हुई थीं, मगर बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहाँ एक पुरानी सी वॉकर और कुछ खिलौने थे, जिन पर धूल जमी हुई थी। लेकिन शायद बच्चा कमरे में था। वह मुझे कमरे में ले गई और सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था, जिसका शरीर लाचार हो चुका था। लेकिन वह जाग रहा था और कुछ अजीब इशारे कर रहा था। उसने इशारे से बताया कि यह मेरे सर है, जहां मैं काम करती हूँ। फिर उसने उस आदमी पर ब्लैंकेट डाल दिया और उसे पानी पिलाने लगी। उसके बाद उसने दवाई भी खिलाई। उसने मुझसे कहा, सर, आप बाहर आकर बैठ जाइए। मैं कमरे से बाहर आ गया। वहाँ एक और कमरा था और बाहर एक छोटा सा आंगन बना हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हैं, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर वह बाहर आ गई और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने कहा, आपको मेरा घर कैसा लगा? मैंने कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। उसने बताया, अंदर जो आदमी लेटा हुआ है, वह मेरा पति है। यह सुनकर मेरे हाथ में उम्मीद का शीशा चकनाचूर हो गया, क्योंकि मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था और वह पहले से ही शादीशुदा निकली। उसने कहा, मेरा पति बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए पैसे जमा करती हूँ। मैंने कहा, यह तो मैंने देख लिया। तुम सच में बहुत मजबूर हो। तुम्हारे पति को क्या हुआ है, जो उनकी हालत ऐसी हो गई? उसने कहा, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था? उसने कहा, जब मेरी उससे शादी हुई थी, तब भी वह ऐसा ही था। मैंने कहा, तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ किसने करवाई जो पैरालाइज्ड है? और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? उसने बताया, मेरी शादी को 5 साल हो गए। पहले सिर्फ उसके हाथ पैरालाइज्ड थे, लेकिन एक हाथ से वह मुझे मारता था। भगवान ने हमें औलाद भी दी थी, लेकिन वह भी इस दुनिया से चली गई। मेरी बेटी 2.5 साल की थी। उसे निमोनिया हो गया था और बुखार से तड़प रही थी। भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया क्योंकि उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। मैं तो लोगों के घरों में काम करने जाती थी। मैंने कहा, तुम्हारी शादी किसने करवाई थी? उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे उसके हाथों बेच दिया था क्योंकि वे लालची थे। यह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और मेरी खूबसूरती देखते हुए मुझे खरीद लिया। मैंने कहा, तुम्हें अत्याचार क्यों सहना पड़ा? उसने कहा, मैं जब से पैदा हुई हूँ, अत्याचार सहती आ रही हूँ। यह आदमी मुझ पर हाथ उठाता है। अब इसका पैरालाइज बढ़ गया है और इसकी टांगें भी पैरालाइज हो गई है। इसे सुनाई नहीं देता, यह बोल नहीं पाता, लेकिन यह बेल्ट से मुझे मारता है। मैं ढीले कपड़े पहनती हूँ ताकि मेरे शरीर पर जख्म के निशान किसी को नजर न आएं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम एक घटिया इंसान का इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम इसे मार क्यों नहीं देती? ऐसे लोगों का इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। उसने कहा, यह जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही।
मैं अपना सुहाग नहीं उजाड़ सकती जब तक इसकी सांसें चल रही है। मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरी जिंदगी में शामिल होने वाले लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। यह मेरे साथ बुरा कर रहा है क्योंकि यह मुझे भी बुरा बनाना चाहता है। लेकिन अगर मैंने इसके साथ कुछ बुरा किया तो फिर मुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? दुनिया में भले यह जीत जाए, लेकिन भगवान के यहाँ जाकर मेरी ही जीत होगी। मैंने पूछा, तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? तो वह कहने लगी, अगर यह मर गया तो लोग इसकी मौत का इल्जाम मुझ पर ही लगाएंगे। लेकिन अगर यह अपनी मौत मरेगा तब भी लोग मुझे बुरा ही कहेंगे कि मैंने अपने पति को मार डाला। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति ऐसी हालत में है और मुझे मारता है, फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आता। आसपास के लोग कहते हैं कि अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने जाती है या फिर धंधा करती है। यह गलत तरीके से पैसा कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका पति बिस्तर पर पड़ा हो और उसे मारता भी हो, फिर भी यह उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगी? मैं किस किस को जवाब दूं? अब मैं तंग आ गई थी। इसलिए सोचा कि इल्जाम तो मुझ पर वैसे भी आना था, तो फिर मैं कुछ गलत ही कर लेती हूँ। तभी मैंने आपको वह सब कुछ कह दिया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं वह सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ। मैं बेबस हो गई थी और परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम खुशी रखा था। सिर्फ इस इंसान की वजह से वह मुझसे दूर चली गई। वह बहुत बीमार हो गई थी। मैं उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने गई थी। लेकिन जब घर वापस आई तो मेरे पति ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेटी की आंखें बंद हो चुकी थीं और वह इस दुनिया से चली गई थी। अभिका की बात सुनने के बाद मैंने उसके हाथ पर अपने दोनों मोबाइल और मेरे पास जो पैसे थे वह सब कुछ रख दिए और कहा, यह मोबाइल बेच देना और इन पैसों को इस्तेमाल कर लेना और नौकरी पर भी आना। मैं चलता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे पति से कुछ कहना चाहता हूँ। तुम उसे बाद में सब कुछ बता देना। मैं उसके पास गया और उसके पति से कहा, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है और तुम उसे नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन तुम उसके साथ अच्छा सलूक करोगे तो भगवान की कसम तुम अपने कदमों पर खड़े हो जाओगे। वह मुझे हैरान होकर देख रहा था क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वहां से निकल आया और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे समझ आया था कि उसने अपनी बेटी का सामान वहां क्यों रखा हुआ था। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी और जितनी धूल मिट्टी उन चीजों पर पड़ी थी, उसका मतलब यही था कि बेचारी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहां से चला गया। गाड़ी में बैठकर सोच रहा था कि यह दुनिया कितनी बुरी है। एक तरफ औरत को बुरा कहा जाता है, चाहे वह कुछ भी कर ले, और दूसरी तरफ मर्द को ऐसा माना जाता है कि वह औरत के कहने पर गलत काम करने से इनकार ही नहीं कर सकता। लेकिन मैंने तो अभिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ऑफिस में उस दिन कोई भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी। उसने कहा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने इनकार करके साबित कर दिया कि अगर मर्द पवित्र है और पाप करने का इरादा नहीं रखता तो उसे कोई भी बहका नहीं सकता। अभी का काम पर आती थी तो मैं उससे कोई बात नहीं करता था। वह भी अपने काम में बिजी रहती थी क्योंकि मुझे उससे बहुत हमदर्दी और मोहब्बत हो गई थी। लेकिन मैंने उसे अपने दिल में कहीं छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता था कि वह कभी मुझसे शादी करेगी क्योंकि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अगर छोड़ने वाली होती तो अब तक छोड़ चुकी होती। मैंने उसे अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया था जहां वह हमेशा के लिए रहने वाली थी। मैं उसे प्यार करता था लेकिन यह जानता था कि वह मेरी कभी नहीं हो पाएगी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैंने उसे यह भी नहीं पूछा था कि तुम्हारे पति की हालत कैसी है, वे अब बेहतर है या नहीं। क्या वह अभी भी तुम्हें मारते पीटते रहते हैं और तुम खामोशी से मार खाती रहती हो? लेकिन एक दिन मैं उसे देखकर हैरान रह गया। आज वह बहुत ज्यादा खुश और खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे ऑफिस में आई और कहने लगी, सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद वह फिर से कुछ खाने को लाई होगी, लेकिन इतने दिनों से वह मुझसे दूर दूर रह रही थी और मुझे इग्नोर कर रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख्याल कैसे आ गया। मैंने कहा, हाँ, बताओ क्या लाई हो। उसने मेरे सामने मेरे दोनों मोबाइल टेबल पर रख दिए। मैंने पूछा, तुमने अभी तक इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया? वह कहने लगी, नहीं, मुझे बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
दरअसल मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? उसने कहा, उस दिन के 2 हफ्ते बाद ही रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मरने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई, लेकिन मैंने उनकी बातें सुन ली क्योंकि मुझे पता था कि यह लोगों की आखिरी बातें हैं। अब कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था। और आज मैं आपको इसलिए सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मेरी शादी होने जा रही है, और वह भी बहुत अच्छे इंसान के साथ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान था कि वह अपने पति के मरते ही इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अगर उसका पति दुनिया से चला गया था, तो वह मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मुझे बताती तो मैं कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उसने आखिरी वक्त पर बताया था कि अगले महीने की 2 तारीख को मेरी शादी है। आपको जरूर आना है। मैं बहुत परेशान था। अगले महीने की 2 तारीख 10 दिन बाद ही आ गई थी। उस दिन मैंने होटल के सारे लोगों को छुट्टी दे दी थी और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे पता था कि आज वह किसी और की हो जाएगी। अब मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे अपने हाथ से जाने दिया। वैसे भी उसके पति को किसी न किसी दिन तो मरना ही था। मैं ही उससे बात कर लेता तो वह मुझसे शादी करने से इनकार नहीं करती। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल गया होगा। उसे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था जब दरवाजे पर अचानक हलचल की आवाज़ सुनाई दी और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया कि सामने कोई और नहीं बल्कि अभिका खड़ी थी, और वह दुल्हन बनी हुई थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे पति कहाँ है? तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्यों आई हो? वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरा दूल्हा और मेरा होने वाला पति तो मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर अचानक से मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही है। उसने कहा, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। आप ही वही इंसान हो जिसने मेरी मदद की और मेरी हिफाजत की और मेरी मजबूरियों को समझा। मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली। मैं आपके अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे आपसे अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। जब उसने यह बात कही, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस समय मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मैं बियर पीते हुए उसे देख रहा था और खुशी में पूरी तरह से हैरान हो गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी दिन शादी कर ली। वह मेरी पत्नी बन गई और हम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वह मेरे घर को बहुत अच्छे से संभालती है, और अब तो वह मेरे बच्चे की मां भी बनने वाली है। जब 9 महीने पूरे हो गए, तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह कहती है कि यह वही है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब यह वापस मेरी जिंदगी में आ गई। मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। मैंने भी कहा कि हाँ, तुम इसका नाम खुशी ही रखना, बहुत प्यारा नाम है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस दे दी है। उसने मेरे घर को घर बना दिया था। उसके आने से मेरा होटल और भी ज्यादा अच्छा चल निकला था। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अभिका के रूप में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी जीवनसाथी मिली है, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया था। अगर उस रात मैं उसके साथ गलत काम करके अपनी हवस को पूरा कर लेता तो शायद आज मैं बर्बाद हो चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। अभी का बेचारी की जिंदगी में भी बहुत दुख था। जब वह अपने माता पिता के पास थी, तो उन लोगों ने भी उस पर बहुत अत्याचार किए थे। शादी के बाद उसके पति ने भी उसकी जिंदगी को दुश्वार कर दिया था। मेरे घर में वह बहुत सुकून से रहती है और मेरे साथ बहुत खुश है। उसे भी यही लगता है कि मेरी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। भगवान ने हम दोनों को मिलाया और हमारी सच्ची मोहब्बत को पूरा कर दिया। अब वह मेरी पत्नी है और मैं पिता बन गया हूँ। वह मेरी मनपसंद औरत है और सच्चे प्यार से मिलने वाली खुशी कहीं और से नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अभी का जैसी पत्नी मिली है। वह मेरे लिए सबसे खास है। उसके होने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई है और मेरी जिंदगी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है
कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।